हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एबीएम मॉड्यूल ए विच इज स्टैटिस्टिक्स। उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के काफी हाई चांसेस हैं, जिसमें हम लोग थ्योरी बेस्ड प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है मॉड्यूल ए स्टार्ट्स में ज्यादातर आपके न्यूमेरिकल्स ही हैं, तो मेनली उस पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। इस पूरे वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। सो डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप टू गेट एन एक्सेस टू द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो। Before starting with the session, I request you all to subscribe our channel and also press the bell icon to get the timely notification of all the videos. So let's start with our today's session. So first question read करते हैं, which is not one of the limitations of statistics. Option A, statistical method can be applied for qualitative or non-numerical data. Option B, statistics give result only on an average. Option C, statistics provides technique of comparison. Option D, statistical method can be applied for individual values of the observations. So इनमें से कौन सा एक है जो लिमिटेशन नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये तो एक तरीके से इसका एडवांटेज है, इसका वन ऑफ द मेजर फंक्शन है दैट इट प्रोवाइड्स द टेक्निक ऑफ कंपैरिजन, जहां आप एक ग्रुप्ड डेटा को आप कंपेयर कर सकते हो विद द अनदर ग्रुप। ठीक है, बाकी इसके ये सारे लिमिटेशंस हैं कि ये क्वालिटेटिव डेटा या नॉन न्यूमेरिकल डेटा पे अप्लाई नहीं हो सकता, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा पे अप्लाई होगा। साथ में इंडिविजुअल्स के साथ डील नहीं करता, ये पूरा ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ डील करता है। ये रिजल्ट सिर्फ एक एवरेज पे देता है, तो एग्जैक्ट रिजल्ट हमें इसके साथ नहीं मिलता है। और रिजल्ट्स कई बार क्या होते हैं, बायस भी होते हैं। ओके, वो डिपेंड करता है कि कौन डेटा को कलेक्ट कर रहा है। ओके, सो ये सारे ही इसके लिमिटेशंस है दैट इट डू नॉट डील विद द इंडिविजुअल्स, दे डू नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव डेटा, इट गिव्स रिजल्ट ओनली ऑन एन एवरेज, डू नॉट गिव यू any exact result, and results can be biased if the data collection is not correct. Okay, second question, the data of student weights are given as 40, 45, 55, 52, 60, 48, 90, 65, 74, 70, 82, 88. The desired number of class intervals is 10. What is the class width? क्लास विथ इसमें आपसे निकालने को कहा गया है। देखिए, क्लास विथ आप कैसे निकालते हो, उसका फॉर्मूला होता है क्लास विथ इज इक्वल टू अपर क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास इंटरवल। इंटरवल भी बोल सकते हैं और हम लोग लिमिट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। अब हम लोग को इसमें यही नहीं पता कि कितने कितने की क्लास इंटरवल्स है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या है हम लोग यूज डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो क्लास विथ निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या है, रेंज निकालना पड़ेगा। रेंज विल बी और मैक्सिमम माइनस मिनिमम, सो जो भी मैक्सिमम वेट है माइनस मिनिमम वेट, इससे हम लोग पहले रेंज निकालेंगे। सो इसमें मैक्सिमम वेट आपका कितना है, 90 है, और मिनिमम वेट आपका 40 ही है। सो 90 माइनस 40, सो रेंज आपकी आ जाएगी 50। नाउ क्लास विथ इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, ये होता है दूसरा फॉर्मूला। जो तो आपको क्या है, दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर क्लास इंटरवल अलग अलग दिया है तब तो आप डायरेक्टली अपर माइनस लोअर से निकाल सकते थे, बट इसमें आपको पता ही नहीं है अपर इंटरवल और लोअर इंटरवल क्या है हर एक क्लास का। तो आपको दूसरा फॉर्मूला विच इज क्लास विथ इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, इससे क्लास विथ निकालनी पड़ेगी। रेंज आपके पास आ चुकी है विच इज 50, और नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कितने, डिजायर्ड नंबर ऑफ इंटरवल्स आपको 10 चाहिए। सो क्लास विथ हो गई 5। अब देखिए आपको, अब आपका 5 आंसर तो हो गया, अब आपको 5 पता चल गया। तो अब आप देखिए इस तरीके से क्लास इंटरवल बना सकते हो कि पहली है 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60, 60 टू 65, 65 टू 70, 70 टू 75, 75 टू 80, 80 टू 85 और 85 टू 90। तो ये देखिए टोटल इंटरवल्स भी आपके क्या है, 10 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डिजायर्ड नंबर ऑफ इंटरवल्स 10 चाहिए था, देखिए 10 इंटरवल्स बन भी गए। ओके, और लोएस्ट आपका 40 और हाईएस्ट 90 है, 40 45। अब देखिए, अब ये क्लास इंटरवल आपको हर एक का पता चल गया, तो अब देखिए 45 माइनस 40 करेंगे, ये वाला फॉर्मूला।
तो आपका वही आ रहा है, देखिए क्लास विथ 5 5 5। ठीक है, तो आपका आंसर आपको एकदम कंफर्म भी हो गया इससे कि 5 हमने सही निकाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट क्लास इंटरवल दी है, तब तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। बट हमें क्लास इंटरवल्स पता ही नहीं है कितने हैं, उसमें लोअर और अपर लिमिट क्या है, तो हमें रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास इंटरवल से निकालनी होती है। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए मैंने हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। सो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर या पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इफ द एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड, अ डेटा वैल्यू ऑफ एग्जैक्टली 40 वुड बी इंक्लूडेड इन विच क्लास? ऑप्शन है 30:40, 40:50, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब देखिए एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल जो होता है वो किस तरीके से बना होगा आपका, 30:40 है, तो दूसरा ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है 30:40, तो 40:50, इस तरीके से ये आपका बना होगा। तो एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जो अपर क्लास लिमिट होती है वो इंक्लूड नहीं होती है इस इंटरवल में। ठीक है, तो जो 40 वाला होगा वो 30:40 में ना लाई करके कहाँ करेगा, 40:50 में करेगा। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो आपको याद रखना है, जो इंक्लूसिव वाले होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 0-4, 5-9, 10-14, इसमें तो 4 जो होगा वो इसमें लाई करेगा, इसमें अपर क्लास लिमिट हर क्लास इंटरवल में लाई करता है। बट एक्सक्लूसिव जो होता है, जैसे मान लीजिए कंटिन्यूअस है 0-10, 10-20, 20-30, तो 10 इसमें लाई नहीं करेगा। ओके, इस वाले में लाई करेगा, अपर वाला इंक्लूड नहीं होता है एक्सक्लूसिव में। ओके, सो दैट इज एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एवरेज डिपॉजिट इन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट इज 15,000 with a standard deviation of 4,000. If a random sample of 64 account is taken, what is the probability that sample mean is between 14,000 and 16,000? So इसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको एवरेज डिपॉजिट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, मतलब एक तरीके से हम लोग ने इसमें पता है हमें जेड स्कोर निकालना पड़ेगा और उससे हमें ये कैलकुलेशन अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जहां हमें एरिया निकालना पड़ेगा। ओके, 0 से लेकर जेड स्कोर जो है हमारा, जो हमें बताता है कितना स्टैंडर्ड एरिया दूर है हमारा सैंपल मीन फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन। तो अब ये जो एवरेज डिपॉजिट जो अकाउंट में दिया है वो 15,000, एक तरीके से जो पॉपुलेशन का जो मीन है म्यू है वो दिया है आपको। वो क्या, पॉपुलेशन मीन, एवरेज डिपॉजिट पॉपुलेशन मीन क्या है, 15,000 है। स्टैंडर्ड एविएशन दिया है पॉपुलेशन का 4,000, मतलब ऑन एन एवरेज जो डिपॉजिट्स है अकाउंट में 15,000 है विद द डेविएशन ऑफ 4,000। किसी में 19,000 होगा, किसी में 11,000 होगा, तो 4,000 का इधर उधर डिफरेंस है। और हमने जो सैंपल लिया है 64 अकाउंट्स का लिया है, सो एन हमारा क्या है, 64 है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं। स्टैंडर्ड एरर होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। तो स्टैंडर्ड एरर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन है 4,000 और सैंपल साइज हमने कितना सेलेक्ट किया है, रैंडम सैंपल 64 अकाउंट्स का किया है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64। सो 4,000 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 64 यानी कि 8। 4,000 डिवाइडेड बाय 8 हो गया 500। तो स्टैंडर्ड एरर हमारा आ गया, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टैंडर्ड सिग्मा एक्स बार से। ओके, तो ये आ गया स्टैंडर्ड एरर। अब जेड स्कोर निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय और स्टैंडर्ड एरर। तो ये जो हमारा सैंपल मीन है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की, सैंपल मीन विल लाई बिटवीन 14,000 एंड 16,000। तो एक बार हम लोग सैंपल मीन में 14,000 पुट करेंगे और एक बार सैंपल मीन में 16,000 पुट करेंगे। सो जेड स्कोर इज इक्वल टू सैंपल मीन में 14,000 पुट किया, पॉपुलेशन मीन ऑलरेडी दिया है 15,000 डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर जो अभी हमने निकाला 500। तो ये आपका आ गया 14,000 माइनस 15,000 यानी -1,000 डिवाइडेड बाय 500 यानी कि -2। दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, 16,000 पुट करेंगे सैंपल मीन में। सो 16,000 माइनस पॉपुलेशन मीन म्यू गिवन इज 15,000 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर 500। सो 16,000 माइनस 15,000, 1,000 डिवाइडेड बाय 500 विल गिव यू 2। अब देखिए ये जो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये आपका 0 माना जाता है जो मीन है।
अब यहाँ से कुछ स्टैंडर्ड एरर्स आपके इधर होंगे पॉइंट्स, कुछ इधर होंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव में होगा, सो ये आपका -1 हो गया, यहाँ पे -2, उसी तरीके से यहाँ +1 और यहाँ आपका +2। तो अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट मीन विल लाई बिटवीन 14 एंड 16,000। तो हमारा क्या आया, इट इज लाइंग बिटवीन -2 एंड +2, यानी हमें ये 0 से अपना -2 इधर का एरिया निकालना रहेगा और 0 से ही +2 राइट साइड का एरिया फाइंड आउट करना रहेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी टेबल में देखते हैं। तो 2 की जो वैल्यू आएगी, हम लोग वर्टिकली रीड करेंगे इसको 2.0 और हॉरिजॉन्टली भी 0.00, तो वो हम लोग देखेंगे 2.0 की प्रोबेबिलिटी में जो वैल्यू गिवन है दैट इज 0.4772। सो लेफ्ट साइड भी 0.4772 हो जाएगी, माइनस से मतलब नहीं है, और राइट साइड पॉजिटिव में भी 0.4772। तो दोनों के बीच का एरिया कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0.4772 प्लस 0.4772, जो कि हो गया आपका 0.9544। सो आपकी परसेंटेज में क्या आंसर हो जाता है, 95.44%। ओके, प्रोबेबिलिटी, तो एरिया आपका यही आ गया, या आंसर हो गया 0.9544। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लोग एक और क्वेश्चन इसी पे बेस देखेंगे जिससे क्लैरिटी हो जाए। देखिए मैंने इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है, प्रोबेबिलिटी टेबल का स्क्रीनशॉट भी दिया है। ये देखिए आप ऐसे रीड करते हो, वर्टिकली जाते हो 2.0 और यहाँ पे 0.00 में ही ये आपकी वैल्यू आ रही है 0.4772। सो हमें फाइंड आउट करना था एरिया बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये जो एरिया होता है 0 से -2, ठीक है, और 0 से +2, सो 0 से -2 भी 0.4772 और इधर का भी 0.4772 ही होगा, तो ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब इसी से मिलता जुलता हमारा दूसरा क्वेश्चन भी है जिससे और क्लैरिटी आपको मिले, तो वो पढ़ते हैं। द एवरेज टाइम टेकन बाय द सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेल टू सैंक्शन अ रिटेल लोन इज 12 डेज। तो ये एवरेज टाइम है लोन को प्रोसेस करने का, 12 डेज। स्टैंडर्ड डिविएशन विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 4 डेज। नाउ अ रीजनल मैनेजर ऑडिट अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 लोन एप्लीकेशन। तो सैंपल साइज क्या है, 100, to check for efficiency. What is the probability that average processing time for this sample is more than 13 days? हमने अभी बिटवीन का केस किया, अब हम मोर देन का करेंगे। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन लेस देन का भी आ सकता है। अगर ये लेस देन 13 डेज होता तो वो भी हम आपको जस्ट बता देंगे कैसे सॉल्व होगा। पहले हमारा फोकस क्या रहेगा, मोर देन पे। तो इसमें भी देखिए सारी चीजें आपको गिवन है। पॉपुलेशन मीन एक तरीके से जो सैंक्शन करने पे लगभग हमें 12 दिन का समय लग रहा है, सो आपका म्यू हो गया 12। स्टैंडर्ड डिविएशन 4। हमने सैंपल कितने का चूज किया है, 100 अकाउंट्स, सो एन हो गया 100। तो सबसे पहला काम हम लोग स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, विच इज स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। स्टैंडर्ड डिविएशन है आपका 4 और एन सैंपल साइज है 100, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100, सो 4 डिवाइडेड बाय 10 विच विल बी इक्वल टू 2/5 विच विल बी 0.4। तो ये स्टैंडर्ड एरर आ गया हमारा सबसे पहले 0.4। स्टैंडर्ड एरर निकालने के बाद हम लोग जेड स्कोर निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। एक्स बार यानी कि सैंपल मीन। सो यहाँ पर हमें सैंपल मीन किसके हिसाब से निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज प्रोसेसिंग टाइम फॉर दिस सैंपल इज मोर देन 13 डेज। ये हमारा सैंपल मीन जो आए वो 13 डेज से ज्यादा है, तो हम लोग एक्स बार में 13 पुट कर देंगे, माइनस पॉपुलेशन मीन ऑलरेडी 12 गिवन है और स्टैंडर्ड एरर हम लोग निकाल चुके हैं 0.4। सो 13 माइनस 12 1 डिवाइडेड बाय 0.4 यानी 10 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आ जाएगा 2.5। अब हम लोग को निकालना है मोर देन का 2.5। तो अब हम लोग वापस जब इसमें बनाते हैं तो ये तो आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमें और 2.5 आया है, प्लस में है, तो इस साइड राइट साइड आपका कहीं लाई करेगा 2.5। तो हमें एरिया फाइंड आउट, सबसे पहले तो हम लोग जेड स्कोर से टेबल से जब भी एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमें 0 से लेकर उस पॉइंट तक का एरिया पता चलता है। तो हम लोग जब टेबल में एरिया फाइंड आउट करेंगे 2.5 का, तो हमें 0 से लेकर 2.5 का एरिया पता चलेगा। तो जब हम लोग जेड स्क्वायर की टेबल देखेंगे तो वहां हम लोग वर्टिकली 2.5 देख लेंगे और हॉरिजॉन्टली 0 0। तो 2.5 का जो वैल्यू है
वो आपका आएगा 0.4938, यानी यहां से यहां तक का एरिया 0 से 2.5 का आ गया 0.4938। ठीक है, ये अगर 2.5 है, राइट साइड ही होगा क्योंकि पॉजिटिव में आया है हमारा। ओके, अब निकालना है मोर देन। तो ये देखिए, ये जो होता है पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया क्या मानते हैं हम लोग, कंसिडर करते हैं 1। तो जितना एरिया लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा 0.5, और राइट साइड में भी 0 के एरिया होता है 0.5। तो इतना एरिया हमारा 0.4938 आया जो हमने जेड स्कोर से निकाला। हमें मोर देन का निकालना है, यानी कि हमें यहां से यहां तक वाला एरिया निकालना है। तो 0 से लेकर राइट साइड का पूरा एरिया जब 0.5 है और इतना एरिया हमें पता चल चुका है 0.4938 है, तो इससे बचा हुआ एरिया कितना हो गया, दैट इज 0.5 माइनस 0.4938। तो हमारा मोर देन का निकलेगा। सो 0.5 माइनस 0.4938 करेंगे, विच विल बी इक्वल टू 0.0062। ओके, तो क्या आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अगर लेस देन पूछते तो क्या करते, हम लोग वापस से जेड स्कोर जब टेबल देखते तो एरिया तो यही मिलता हमें 0 से लेकर उस पॉइंट तक का, तो एरिया में 0.4938 मिल जाता। लेस देन 0.4938 जस्ट पूछा होता तो यहां से यहां तक का एरिया ये है, लेस देन मतलब ये पूरा ही एरिया है यहाँ वाला, जो कि आपका एक तरीके से 0.5 आ जाता। ओके, और हो सकता है ये आपका फिगर माइनस में आता, अगर ये मान लीजिए 2.5 की जगह मान लीजिए -2.5 आता सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, तो माइनस वाली फिगर हमारी लेफ्ट में आती, यहाँ -2.5, और हमसे पूछा जाता लेस देन इतना देश कोई भी, तो हम लोग का एरिया जो जेड स्कोर से फाइंड होता वो 0 से -2.5 होता फाइंड आउट, और लेस देन मतलब हमें इतना एरिया और निकालना होता। तो 0 के लेफ्ट साइड का पूरा एरिया 0.5 है, तो हम लोग 0.5 माइनस जो हमारा ये एरिया आता, जो कि अगेन माइनस में भी तो भी वैल्यू तो यही आती 0.0062, तो 0.4938 यही आती। तो हम लोग 0.5 माइनस 0.4938 कर देते। ओके, बट वो तब जब ये हमारा -2.5 आता। इसमें इसमें तो सिंपली लेस देन तो 0.5 हो जाएगा आंसर। ओके, और मोर देन के लिए 0.5 माइनस इतना एरिया, यानी कि 0.0062 हो गया। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। हमने दोनों तरीके से आपको करके बता दिया, बिटवीन का भी और मोर देन हो चाहे लेस देन हो, अब आप कर सकते हो। ओके, और जेड स्कोर टेबल तो देखनी आपको आती होगी, कुछ नहीं होता है, जो भी है पहले उतना वैल्यू वर्टिकली देखिए फिर हॉरिजॉन्टली देखिए। ओके, ये देखिए एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which of the following represents correct difference between stratified sampling and cluster sampling? Options है, stratified sampling is used when the groups are similar to each other, while cluster sampling is used when there is a wide variation between the groups. Option B, stratified sampling is used when each group has a small variation within itself, while cluster sampling is used when each group has a large variation within itself. Option C, stratified sampling uses group as a unit of selection while cluster sampling uses individuals. Option D, none of the above. इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब देखिए आपकी जो रैंडम सैम्पलिंग्स है, अब उसमें स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में मैंने जैसे जब मैंने क्लासेस ली थी जिसमें हर एक यूनिट कवर भी किया था मॉड्यूल ए का, तो उसमें आपको बताया था कि इसमें स्ट्रैटिफाइड में जैसे आप जो अलग अलग ग्रुप्स जो बना रहे हो, ये ग्रुप्स जो होंगे ये आपस में वेरी करेंगे, मतलब ए ग्रुप हो गया साइंस के बच्चों का, बी ग्रुप हो गया कॉमर्स के बच्चों का, सी ग्रुप हो गया आर्ट्स के बच्चों का। तो ग्रुप्स आपस में क्या होंगे, डिफर करेंगे, बट इस ग्रुप के अंदर में जितने होंगे स्टूडेंट्स वो लगभग सिमिलर होंगे। ओके, तो ग्रुप के अंदर में स्मॉल वेरिएशन है, बट ग्रुप्स आपस में एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपल में। वही, और हम लोग फिर जैसे हमें टीम बनानी है तो हर एक ग्रुप से हम लोग बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे एक पूरा रिप्रेजेंटेशन एक पूरी क्लास को मिल सके। तो ए से कुछ बच्चे सेलेक्ट कर लिए, बी से कुछ, सी से कुछ, तो इसमें मानते हैं जो अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं वो आपस में काफी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि साइंस के अलग, कॉमर्स के अलग, आर्ट्स के अलग, बट हर ग्रुप के अंदर जो बच्चे अब हैं वो लगभग सिमिलर ही होते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, हम लोग इस तरीके से क्लस्टर को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट पूरी पूरी कॉलोनी सेलेक्ट कर ली, अब आपस में जो डिफरेंट डिफरेंट जो क्लस्टर्स होंगे, ओके, तो ये क्लस्टर, एक ये क्लस्टर, ये क्लस्टर, तो आपस में जो क्लस्टर्स होते हैं वो लगभग आपके सिमिलर होते हैं,
बट क्लस्टर के अंदर में जो ये पूरे पूरे हैं वो आपस में क्या होते हैं, काफी डिफरेंट होते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, क्लस्टर सैंपलिंग में डिफरेंस होता है। इसमें आप पूरा पूरा एक क्लस्टर सेलेक्ट करते हो, ओके, फॉर द स्टडी पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A specific bank branch has exactly 500 high net worth accounts. Regional manager know that average balance across these accounts has a standard deviation of 50,000. The manager audit a random sample of 100 accounts. Calculate standard error of the mean for this finite population. आपको इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड एरर निकालना है फॉर द फाइनाइट पॉपुलेशन। देखिए अभी तक हमने पढ़ा स्टैंडर्ड एरर निकालने का फॉर्मूला, आपको जस्ट बताया था क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। फाइनाइट पॉपुलेशन में वी कंसीडर द फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। सो फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ जो पॉपुलेशन का साइज है माइनस जो सैंपल का साइज है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन का साइज -1। तो ये पॉपुलेशन मल्टीप्लायर होता है। बट इसमें कंडीशन होती है, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर हमें देना होता है तभी जब हमारा जो सैंपल जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी मोर देन 5% ऑफ अवर पॉपुलेशन, तभी हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। अगर उससे छोटा है तो फिर हम लोग नहीं कंसीडर करते। उसी को हम लोग कहते हैं 0.05 का रूल हमें इसमें लगा के देखना होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने टोटल इसका जो था वो 500 अकाउंट्स थे और हमने सैंपल 100 अकाउंट्स का सिलेक्ट किया। तो पहले आप ये देख लो क्या हमारा ये 5% से ज्यादा है कि नहीं है सैंपल जो सिलेक्ट किया। सो 100 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 आप कर लो तो ये आपका 20% आ गया, यानी 5% से तो हमने बड़ा ही सैंपल यूज किया है। ओके तो कम से कम जो हमारा सैंपल साइज है दैट शुड बी मोर देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन साइज, तभी हम लोग ये फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर यूज करते हैं। तो ये 20% आया जो कि 5% से ज्यादा है, तो अब हम लोग इसको यूज करेंगे। तो देखिए कुछ नहीं है, पहले स्टैंडर्ड एरर हम लोग निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, दिया हुआ है अकाउंट एज ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50,000 डिवाइडेड बाय सैंपल साइज कितना है, मैनेजर ऑडिट सैंपल ऑफ 100 अकाउंट्स, यानी एन हमें 100 दिया, इधर लिख लेते हैं सारी चीजें, एन 100 है। कैपिटल एन पॉपुलेशन का साइज क्या है, 500 अकाउंट्स थे टोटल, वो कैपिटल एन है। स्टैंडर्ड एविएशन इसको कितने का दिखा, 50,000 का। तो स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एविएशन यानी 50,000 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, और इसी में ही हम लोग पॉपुलेशन मल्टीप्लायर लगा देंगे, कैपिटल एन यानी 500 जो पॉपुलेशन साइज माइनस सैंपल साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज -1। तो कितना आ जाएगा आपका 50,000 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 500 माइनस 100, 400 डिवाइडेड बाय 500 -1 जो आपका आ जाएगा 499। तो इसको आप अलग सॉल्व कर लो, 50,000 डिवाइडेड बाय 10 तो ये तो आ गया 5,000, और इसको कैलकुलेटर से अलग सॉल्व कर लीजिए। ओके 400 डिवाइडेड बाय 499 और उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, आपका आ जाएगा 0.895 विच विल गिव यू 4475। सो आंसर हो गया ऑप्शन सी। ओके तो इससे हमने फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर पे क्वेश्चन देखा, उसके लिए हमने ये भी समझा हमें कब इसको यूज करना है कब नहीं करना है। तो तभी यूज करना है जब हमारा सैंपल साइज मोर देन 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज होगा। यहाँ हमने 100 अकाउंट का सैंपल चूज किया है तो वो हमारा लगभग 20% हुए हैं। ओके 500 अकाउंट्स का अगर हमने 100 अकाउंट सेलेक्ट कर लिए तो हमने अच्छा खासा पॉपुलेशन सैंपल सेलेक्ट किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर कंसिडर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। A bank manager analyzes the time spent in minutes by 50 customers at the specialized service counter. Calculate the median time spent from the frequency distribution below. अभी डिफरेंट टाइम इंटरवल्स दिए हैं, ये नंबर ऑफ कस्टमर्स दिए हैं, तो आपको मीडियन टाइम निकालना है, ओके, विच इज स्पेंट बाय द कस्टमर्स। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले देखिए हमें टेबल अपनी बनानी रहती है, तो टेबल मैंने आधी ये इतना तो आपको गिवन ही है, क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। फिर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी रहती है, तो ये आपका 5 प्लस 12 17 17 प्लस 20 37 37 प्लस 8
45, 45 प्लस 5 50। मीडियन फाइंड आउट करना है, ग्रुप्ड डेटा है, फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 इंटू n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा मीडियन फाइंड आउट करने का। तो देखिए, अब मीडियन की कौन सी क्लास इंटरवल है, उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, n/2 फाइंड आउट करना होता है। n/2, n क्या होता है आपका, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब इनका सबका ऐड करने की जरूरत नहीं है, टोटल फ्रीक्वेंसी सबको ऐड करेंगे तो 50 आएगा। सो n आपका क्या है, 50 है। n/2 आपका क्या हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी 25। तो 25 आपका कौन सी क्लास इंटरवल में लाई करेगा, इस वाली क्लास इंटरवल में 25 आएगा जो 20 to 30 के बीच में है। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग f इसको कंसीडर करेंगे जो 20 है। बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग जो आपकी क्लास इंटरवल होता है उसके ऊपर वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग 37 नहीं कंसीडर करके इसके ऊपर वाला करते हैं। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ। तो अब हम लोग सब पुट कर देंगे, मीडियन इज इक्वल टू L1 जो लोअर लिमिट है जो कि 20 है, L2 माइनस L1 यानी 30 माइनस 20 इंटू n/2 आप निकाल चुके हैं। n मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, जो आपकी इसको ऐड करेंगे तो 50 ही आएगा। ओके, सो 50 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी मीडियन क्लास होती है उसके ऊपर वाली क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो 17 लेंगे जैसे बताया, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इसी वाली का लेंगे मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि 20 है। तो इसको आप सॉल्व करिए, 20 प्लस 30 माइनस 20 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 20, 20 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 20, so 20 plus 4 which will give you 24। so मीडियन का आंसर क्या हो गया, 24। देखिए यही आंसर आ रहा था क्या हमारा, हाँ। तो लगभग जो मीडियन टाइम स्पेंड किया जा रहा है वो क्या हो गया, 24 मिनट्स। ओके, तो इस तरीके से ग्रुप डेटा के अगर मीडियन पे क्वेश्चन आएगा हम लोग कर लेंगे। हम लोग को एक तो करने का तरीका आना चाहिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मीडियन पे कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको n/2 फाइंड आउट करना है। n का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। सो जो भी n/2 की वैल्यू आएगी वो आपको देखनी है कौन सी क्लास इंटरवल में लाई कर रही है। तो जिस भी क्लास इंटरवल में लाई करेगी उसका लोअर लिमिट पता हो गया, L1 पता हो गया, L2 पता हो गया, उसी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी पता हो गई और उस क्लास इंटरवल के ऊपर वाली क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं और वो फिर फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देते हैं। ओके, तो ये आपका पूरा सॉल्व भी किया हुआ है। नेक्स्ट है जिसमें हम लोग मोड निकालना देखेंगे ऑफ ग्रुप्ड डेटा। So a branch manager records the amount of cash withdrawals made at an ATM over a specified period. Find the modal withdrawal amount from the following distribution. तो ये आपके विड्रॉल अमाउंट है इन 1000, 0 से 5000, 5000, 10,000, 10 to 15,000, ये अलग अलग क्लास इंटरवल है और ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स गिवन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये टेबल हम इधर ले आए जो हमें दी हुई है। ओके, तो हमें पहले तो मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करनी रहेगी जो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स आ रही है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है इनमें से, 30। तो हमारी मॉडल क्लास इसके बीच में लाई करेगी 10 to 15 के बीच में, यानी 10,000 से 15,000 के बीच का अमाउंट जो होगा वो मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट होगा। अब इनमें से कौन सा अमाउंट है जो मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट है वो हमारा आंसर होगा। तो मॉडल क्लास हो गई विच इज हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो कि 30। ओके, तो ये हमारी मॉडल क्लास आ गई। अब मोड निकालने का फॉर्मूला अगेन आपको याद होना चाहिए, विच इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 इंटू F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो जो भी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है F1, जो उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है F0 और मॉडल क्लास से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है F2। मॉडल क्लास का जो क्लास इंटरवल है 10 L1 हो गया और ये L2 हो गया। तो हमारे को सारी चीजें हमें पता है। L1 में हम लोग पुट कर देंगे अपना L1 10 प्लस
L2 माइनस L1 यानी 15 माइनस 10, F1 माइनस F0 30 माइनस 15, F1 हमारी मॉडल क्लास, F0 उसके ऊपर वाली क्लास, डिवाइडेड बाय 2F1 यानी 2 इंटू 30 यानी 60, माइनस F0 यानी 15, माइनस F2 यानी नीचे वाली फ्रीक्वेंसी 22। तो अब बस खाली सॉल्व ही करना है। 15 माइनस 10 यानी 5 इंटू 30 माइनस 15 यानी 15, डिवाइडेड बाय 60 माइनस 15 माइनस 22, ये आपका आ जाएगा 23। सो 10 प्लस 15 5 जा 75 डिवाइडेड बाय 23, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा 13.26। ये 1000 में है यानी आंसर हो जाएगा 13260। ओके, सो 13,260 ये वाला मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट है। ओके, फाइंड द मॉडल जो कि सबसे ज्यादा बार विड्रॉ हो रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, 13,260, हमने 0 दिया था ना इन 1000 में, तभी हमारा आंसर इसमें लाई करना था 10,000 से 15,000 के बीच में, तो 13.26 आया और ये 1000 में है तो 13260 आंसर हो गया। ओके, तो हमने मीडियन, मोड, ग्रुप्ड डेटा का निकालना क्वेश्चन समझ लिए अपने। नेक्स्ट, ये इजी क्वेश्चन है बट आता है एग्जाम में। द मीन सैलरी ऑफ 50 एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी वॉज कंप्यूटेड एट 680 पर मंथ। Later, it was found that salary of Mr. X was taken as rupees 270 instead of 720. What will be the correct mean salary? So mean का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सो आपका मीन क्या था, मीन फाइंड आउट हुआ था 50 एम्प्लॉइज का 680। सो टोटल सैलरीज कितनी होंगी वो निकालेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 50 है। सो समेशन ऑफ एक्स 680 इंटू 50 यानी कि टोटल सैलरी हो गई सारे 50 एम्प्लॉयज की मिला के 34,000। बट इसमें क्या गलती हो गई, एक जन की सैलरी हमने गलती से 270 ले ली और हमें लेनी 720 थी, तो इसमें हम लोग करेक्शन कर देंगे। सो ये इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स है क्योंकि हमने गलत सैलरी ले ली, तो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स क्या होगा, करेक्ट समेशन ऑफ एक्स हो जाएगा आपका 34,000 माइनस 270 जो हमने गलत सैलरी ले ली, प्लस करेक्ट सैलरी जो हमें लेनी है दैट इज 720। सो समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 34,450। तो अब करेक्ट मीन सैलरी क्या हो जाएगी, करेक्ट मीन हो जाएगा, अब जो हमारा समेशन ऑफ एक्स जो करेक्ट आया वो पुट करेंगे, 34,450 डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो वही रहेंगे 50। सो मीन हो गया आपका 34,450 divided by 50 will give you 689. ऑप्शन ए इज योर आंसर। ओके, तो ये इजी क्वेश्चन था और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, आपको करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप इज ट्रू फॉर अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन? ऑप्शन ए मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, ऑप्शन बी मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन, ऑप्शन सी मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ऑप्शन डी मीन ग्रेटर देन मोड ग्रेटर देन मीडियन। सो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन क्या होता है, लोएस्ट होता है, सबसे छोटा मीन होता है, फिर मीडियन और हाईएस्ट मोड होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेगेटिवली स्क्यूड आपका किस तरीके से बनता है, यहाँ पर लॉन्गर टेल होगी ऑन द नेगेटिव साइड। सो इस तरीके से होगा जहां पर आपका जो मोड होगा वो हाईएस्ट होगा इधर में, ये आपका मीडियन हो गया और इस साइड आपका मीन आएगा। नेगेटिवली का मतलब अब बहुत सारे लोग तो पॉजिटिव साइड थे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट एज ऑफ मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज इज 60 इयर्स, बट कुछ ऐसे एम्प्लॉयज थे जो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो 20 साल या 25 साल में रिटायर होके बैठ जाते, जिनकी वजह से जो मीन होता है वो काफी लो हो जाता है, तो वो आपका नेगेटिव साइड चला जाता है, तो मीन बिकम्स लोअर देन द मीडियन। ओके, एंड मीडियन बिकम्स लोअर देन द मोड। वहीं पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, जहां पे लॉन्गर टेल होती है ऑन द पॉजिटिव साइड। जैसे अगर हम लोग इनकम की बात करें तो एवरेज इनकम इंडियंस की कम ही है, बट कुछ बड़े बड़े बिलियनर्स हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, वो अरबों में कमा रहे हैं। मोस्टली लोग मान लीजिए साल का 10 लाख 12 लाख इतना ही कमा रहे हैं, बट जो बिलियनर्स हैं वो साल का 1-2 करोड़ 4-5 करोड़ ऐसा ऐसा कमा रहे हैं। उनकी वजह से मीन आपका क्या होता है,
एकदम राइट साइड मूव कर जाता है और मीन हाईएस्ट हो जाता है इन कंपैरिजन टू मीडियन, एंड देन लोएस्ट इज योर मोड। तो ये आपका पॉजिटिवली स्क्यूड और ये आपका नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड में मीन लोएस्ट होता है और पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन हाईएस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है, फॉर अ परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज मीसोकुर्टिक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस विच इज बीटा 2? ऑप्शन है 0, 1, 3, -3. So coefficient of kurtosis in case of mesokurtic will be equal to 3. Option C is the right answer. mesokurtic वो हो गया जहां की जो peaks होती है they will be same as the normal distribution peaks. Okay, so आपका मान लीजिए ये है, तो ये आपका जो कर्व हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट विल बी मीसोकुर्टिक। फिर आपका क्या होता है, लेप्टोकुर्टिक होता है जिसकी हायर पीक्स होती है, जिसकी हायर पीक्स होती है वो होता है आपका, इससे ये आपका क्या होगा, लेप्टोकुर्टिक। लेप्टोकुर्टिक की पीक्स हायर होती है, ओके, और टेल्स फ्लैटर होती है, तो इसका जो बीटा 2 होता है दैट इज ग्रेटर देन 3 फॉर द लेप्टोकुर्टिक। मीसोकुर्टिक होता है इक्वल टू 3, ये वाला आपका मीसोकुर्टिक था, इक्वल टू 3। फिर लास्ट होता है प्लेटिकुर्टिक जिसकी पीक सबसे शॉर्टर होती है और टेल्स थिनर होती है, ओके, वो होता है प्लेटिकुर्टिक जो इससे भी लोअर में जाएगा। तो ये आपका प्लेटिकुर्टिक हो गया जिसका बीटा 2 लेस देन 3। बीटा 2 की वैल्यू क्या होती है, विच इज द मेजर ऑफ कुर्टोसिस, वी मेजर द कुर्टोसिस विच बाय बीटा 2 विच इज μ4 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर। μ4 यानी कि फोर्थ सेंट्रल मोमेंट और μ2 यानी सेकेंड सेंट्रल मोमेंट। तो फॉर्मूले पता होने चाहिए। μ4 का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी x माइनस एक्स बार का पावर 4 डिवाइडेड बाय n, और μ2 का समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n विच इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ओनली। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस बीटा 2 विच इज μ4 डिवाइडेड बाय μ2 स्क्वायर। सो मीसोकुर्टिक में बीटा 2 जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस दैट इज इक्वल टू 3, for leptokurtic it is greater than 3 and for platykurtic it is less than 3. Okay, next, a zonal manager is evaluating the consistency of 2 branches in terms of daily new account openings over the last month. The data is as follows. Branch A, average new accounts opened are 50 and standard deviation is 10. For branch B, average new accounts opened are 200 and standard deviation given is 25. Which branch is more consistent in its performance? तो अब हम लोग को देखना है कंसिस्टेंसी विच इज लेस वेरिएशन, सो दैट इज मेजर्ड थ्रू द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूले पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार इनटू 100 विच इज स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। सो पहले हम लोग कोफिशिएंट वेरिएशन ब्रांच ए का निकालेंगे। सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है अकाउंट्स का 10, और एवरेज कितने अकाउंट्स ओपन हुए, एवरेज न्यू अकाउंट्स 50 इनटू 100, तो ये हो गया 20%। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ब्रांच बी इज इक्वल टू 25, स्टैंडर्ड डिविएशन मीन है 200 इनटू 100 जो हो गया आपका 12.5%। तो ब्रांच बी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, लोअर है, इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लोअर इन कंपैरिजन टू ब्रांच ए जिसका 20% है, तो वेरिएशन लोअर है, दिस मींस देयर इज मोर कंसिस्टेंसी इन इट्स परफॉर्मेंस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस पर नहीं देखते कि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है तो इसमें ज्यादा लेस कंसिस्टेंसी है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं टू मेजर द रिलेटिविटी। नेक्स्ट है, if the correlation coefficient between the market interest rate and the bond price is minus 0.85, it implies option A, as the interest rate rises bond price also rise significantly. Option B, as the interest rate rise bond price tend to fall. Option C, there is no relation between interest rate and bond price. Option C, interest rate cause the bond price to change by exactly 85%. अब देखिए कोरिलेशन मेजर करता है दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप, उसका स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों चीज बताता है।
So it is denoted by symbol R which ranges from -1 to +1. ठीक है, तो अगर आपका 1 के करीब है, मतलब आपका एक तरीके से 0.8 से 1 के बीच में, चाहे माइनस में चाहे प्लस में आपका 0.8 से 1 के बीच में, तो मतलब एक तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर माइनस में है तो नेगेटिव रिलेशनशिप है, और पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव। तो ये काफी 1 से करीब है, 0.85 1 से करीब है, बट नेगेटिव रिलेशन है क्योंकि माइनस में। सो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। बट रिलेशन कैसा है, नेगेटिव है, मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। सो एज द इंटरेस्ट रेट विल राइज, बॉन्ड प्राइस टेंड टू फॉल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अगर ये पूरा आपका -1 होता तो मतलब कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन है, तो मतलब अगर 100% वो बढ़ता तो वो 100% गिर जाता। ओके, इतना ज्यादा मतलब पूरा एकदम उल्टा रिलेशन है, और +1 में कंप्लीट पॉजिटिव रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट है विच इज बेस्ड ऑन रिग्रेशन एनालिसिस। सो क्वेश्चन है, ब्रांच मैनेजर वांट्स टू प्रेडिक्ट टोटल मंथली एक्सपेंसेस डिनोटेड बाय वाई बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस हैंडल्ड इन द ब्रांच बेस्ड ऑन द लास्ट 4 months फॉलोइंग इज द डेटा अवेलेबल। सो ये मंथ्स है, अलग अलग मंथ में इतने इतने ट्रांजेक्शन हुए। पहले मंथ में एक ट्रांजेक्शन हुआ तो एक्सपेंसेस जो ब्रांच का होगा 2000 हुआ। सेकेंड मंथ में 2 ट्रांजेक्शन अगर हुए तो 2000 एक्सपेंसेस हुआ। 3 ट्रांजेक्शन पे 5000 एक्सपेंस हो रहा है। 4 ट्रांजेक्शन होते हैं तो 7000 एक्सपेंसेस है। सो जो हमें निकालना है, मतलब जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज वाई, तो हमें निकालना है कि मतलब if the branch expects to handle 6 transactions next month what will be the predicted expenses। तो ये इतने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं अलग अलग, तो इतना इतना मंथली एक्सपेंसेस आ रहा है, तो अगर 6 ट्रांजेक्शन होंगे, ये 6 होगा, तो ये आपका कितना होगा। अब हमें इसके लिए क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस यूज करना रहेगा, जहां हमें क्या करना रहता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है इक्वेशन का। उसके हिसाब से हमें y की वैल्यू निकालनी होती है। तो उसके पहले अब हमें b निकालना है विच इज द स्लोप ऑफ लाइन। इसमें b का फॉर्मूला क्या होता है रिग्रेशन एनालिसिस में, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इसको हमें निकालना है, तो मतलब हमें क्या क्या चीजें निकालनी है, एक तो हमें एक्स बार वाई बार निकालना है, दूसरा हमें एक्स वाई निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, इतनी चीजें हमें निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स वाई निकाल लेते हैं पहले टेबल से, और फिर हम लोग ये मीन निकाल लेंगे एक्स बार और वाई बार। सो ये एक्स दिया हुआ है और ये वाई दिया है, इतना इतने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो इतना इतना एक्सपेंसेस है। एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो क्या है 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। छोटे फिगर्स लिए हैं फॉर द इजी कैलकुलेशन। और हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एक्स वाई निकालना है, तो एक्स वाई निकाल देंगे। 1 इंटू 2000 2000, 2 इंटू 4000 8000, 3 इंटू 5000 15000, 4 इंटू 7000 यानी 28000। ओके, सबका सम निकाल लीजिए, कहीं भी काम आता है। टोटल समेशन ऑफ एक्स 1 + 2 + 3 + 4 हो गया 10। समेशन ऑफ वाई निकाल लीजिए, ये आपका आ जाएगा 18000। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, इन सबका टोटल जो आ जाएगा 30। और समेशन ऑफ एक्स वाई निकाल लीजिए, 2000 + 8000 + 15000 + 28000 53000। तो अब हमें समेशन ऑफ एक्स वाई मिल गया 53000, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी आपको मिल गया है 30। अब हमें ये मीन फाइंड आउट करना है एक्स बार और वाई बार। तो एक्स बार क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सो टोटल एक्स क्या आया 10 आया, एन टोटल है कितना 1 2 3 4 4 ही है। सो 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5। वैसे ही आप वाई बार वाई का मीन निकालेंगे विच इज समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। तो टोटल वाई क्या आया था 18000 डिवाइडेड बाय 4, ये भी 4 ही है ना, सब 4 ही तो है, 1 2 3 4 4 ट्रांजेक्शन है। सो ये आ गया आपका 4500। तो अब हमें देखिए सब चीजें पता चल गई है ना। तो पहले बी निकाल लेते हैं, फिर से आप फॉर्मूला लिख लेते हैं, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार वाई बार
डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। सो समेशन ऑफ एक्स वाई क्या आया था, ये 53,000। एन तो हमारा 4 है ही, माइनस एक्स बार वाई बार, तो एक्स बार क्या आया है 2.5 एक्स का मीन, और वाई बार आया है 4500। सो 2.5 इंटू 4500 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टोटल सम आया है 30, और एन तो 4 है ही, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार 2.5 पर लिखा है, इसी का होल स्क्वायर। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए पूरा। तो यार लगभग 2000 आ जाएगा पूरा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1.25। तो बी आपका आ गया 1600। अब आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो इसमें आप पहले a निकाल लेते हो, विच यू रिप्रेजेंट बाय y बार माइनस बी एक्स बार से। सो y बार आपने निकाला ही है, मीन y का 4500 और x बार भी 2.5 है ही। सो ये आपका 4500 माइनस b की वैल्यू जो आ गई आपकी 1600 इंटू एक्स बार 2.5। सो a की वैल्यू आ जाएगी इससे, तो 4500 माइनस 1600 इंटू 2.5, a की वैल्यू आ गई 500। अब इसमें पुट करना है, y इज इक्वल टू ए क्या हो गया 500 प्लस b क्या हो गया 1600, और हमें किसके लिए निकालना था, अब हम कितने ट्रांजेक्शन करें तो कितना एक्सपेंस होगा। अगर हम लोग 6 ट्रांजेक्शन करते हैं नेक्स्ट मंथ तो हमें एक्सपेंसेस प्रेडिक्ट करने थे। ओके, तो x की जगह हम लोग 6 लिख देंगे। सो 500 प्लस 1600 इंटू 6 कर रहे हैं, यानी 9600, 9600 प्लस 500 यानी कि 10,100 हो गया। तो अगर 6 ट्रांजेक्शन करेंगे तो एक्सपेंसेस कितने होंगे ब्रांच के 10,100। ऑप्शन सी आंसर हो गया, वही आया है ऑप्शन सी। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेस्ड ऑन रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया। कुछ नहीं, ये बेस्ड होता है ऑन द इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहाँ b रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ लाइन को, और ये आपका जो होता है a होता है y, ये होता है y इंटरसेप्ट की, मतलब अगर आपका ये 0 भी है तो भी इतना तो खर्चा है, क्या है ये तो मिनिमल एक्सपेंसेस है, ये तो आना ही है। ये है पर यूनिट चेंज, मतलब ये डिपेंडेंट इस पे है कि ये जितना बढ़ेगा उसी के हिसाब से ये इस पे डिपेंडेंट है, बट ये क्या है इंटरसेप्ट है कि मतलब इतना तो खर्चा आएगा ही आएगा, विच इज इंडिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। ओके, मतलब 500 रुपया खर्चा तो हमेशा ही आएगा ब्रांच को, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। फिर अगर फिर ये चीज हो गई कि 1600 पर यूनिट ट्रांजेक्शन का खर्चा है, 1600 पर यूनिट ट्रांजेक्शन का, तो अगर 6 ट्रांजेक्शन करें तो 1600 इंटू 6 इतना और एडिशनल खर्चा आएगा ब्रांच को। 500 तो बेसिक खर्चा आना ही है, प्लस ये हो गया पर यूनिट एक्सपेंस कितना आएगा, 1600 के हिसाब से एक्सपेंसेस वेरी करेगा। ओके, पर यूनिट चेंज, ये रेट ऑफ चेंज को डिटरमाइन करता है बी, जो कि स्लोप ऑफ लाइन है। तो 6 ट्रांजेक्शन करे तो 1600 इंटू 6 इतना खर्चा हो रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bank observes a consistent spike in education loan applications every year between the months of June and August. This is an example of secular trend, seasonal variation, cyclical fluctuation, irregular fluctuation. So right answer है seasonal variation। देखिए सीजनल वेरिएशन क्या होता है, जो एक पीरियोडिक होता है, जो हमें पता है कि जैसे समर्स में आइसक्रीम की सेल्स काफी ज्यादा होगी, रेनी सीजन में अम्ब्रेला की सेल ज्यादा होगी, तो वो प्रेडिक्टेबल होता है, पीरियोडिक इन नेचर होता है, और छोटे छोटा टाइम इंटरवल पे वो होता रहता है। सेक्युलर ट्रेंड होता है वो लॉन्ग टर्म मूवमेंट होता है, स्टेडी मूवमेंट, जिसमें कई साल लग जाते हैं, धीरे धीरे स्टेडी मूवमेंट्स होता है, मेनी इयर्स इट टेक्स फॉर द चेंज, देयर इज अ स्टेडी स्लो एंड स्टेडी चेंज एंड द लॉन्ग टर्म। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होता है विच इज लाइक अ वेव लाइक अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट्स, ये अगेन लॉन्ग पीरियड्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक साइकिल जैसे मूव करती है, अब रिसेशन है काफी लंबा मूव कर सकता है, डिप्रेशन है, बूम है, वो हो जाता है।
इरेगुलर वेरिएशन आपके रैंडम होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया उसकी वजह से आपका कुछ क्या हो गया, सेल्स डाउनफॉल हो गई। ओके, अनप्रेडिक्टेबल रैंडम, ड्यूरेशन इसका शॉर्ट एंड इरेटिक होता है। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ ए वर्ड स्टेशन STATION बी अरेंज सच दैट ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो देखिए स्टेशन जो वर्ड है इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल लेटर्स है 7 लेटर्स। वॉवेल्स कौन कौन से हैं इसमें, AEIOU होते हैं। सो एक A है, एक I है, एक O है, सो 3 वॉवेल्स हैं। तो 7 लेटर में 3 वॉवेल्स है, यानी कॉन्सोनेंट्स कितने बच गए, 4 कॉन्सोनेंट्स हो गए। अब वॉवेल्स एक साथ आए तो 4 तो कॉन्सोनेंट्स आएंगे अपना, जो आपके हो गए STTN, तो ये 4 कॉन्सोनेंट और तीनों वॉवेल्स को हम लोग एक यूनिट कंसीडर कर लेते हैं। सो ये कितने हैं, 4 + 1 5, इनको अरेंज करना है। तो इनको अरेंज किया जाएगा 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय, ये T 2 बार आ रहा है तो ये आपस में 2 अरेंज हो सकते हैं। सो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, सो दिस विल गिव यू 60। इसको आप सॉल्व तो आई होप कर ही सकते हो, 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 कट जाएगा, तो 5 × 4 × 3 यानी कि 60 वेज में। साथ में ये जो 3 वॉवेल्स है वो आपस में अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल बेस में, 3 वॉवेल्स आपस में अरेंज हो सकते हैं। सो 3 × 2 × 1 यानी कि 6 वेज में। सो टोटल वेज कितना हो गया, 60 × 6, तो टोटल अरेंजमेंट्स हो गए 360। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर में, आपको करने आने चाहिए। ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट है, टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स A एंड B हैव प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग, A की 0.5 है, B की हैपनिंग 0.3 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इवेंट्स अकर, ओनली इवेंट B अकर, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट अकर। सो पहले हम लोग देखेंगे बोथ इवेंट अकर, A एंड B दोनों ही इवेंट हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बोथ द इवेंट्स, A इंटरसेक्शन B, so probability of happening of A into probability of happening of B। ओके, ये होता है इस तरीके से, वेन डायग्राम से देख सकते हैं। तो दोनों हो मतलब ये निकालना है। ओके, एंड तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और यानी कि प्लस करते हैं। ठीक है, इसमें याद रखना है एंड मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर निकाल रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं। तो दोनों हो एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ इवेंट्स, A इंटरसेक्शन B, जो दोनों के बीच का कॉमन है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A इज 0.5, happening of B is 0.3. So probability of happening both the events 0.5 into 0.3 यानी 0.15। तो इसका आंसर आ गया 0.15। अब हम चाहते हैं ओनली इवेंट B अकर, यानी सिर्फ ये वाला सिर्फ B हो। तो सिर्फ B में हम लोग क्या करेंगे, एक तो हैपनिंग ऑफ B यानी पूरा B का हैपनिंग का क्या है चांसेस 0.3, जिसमें ये पूरा 0.3। तो 0.3 में हम लोग जो दोनों में कॉमन वाला पार्ट है इसको माइनस कर देंगे, सो ओनली B आ जाएगा। सो ओनली B के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ पूरा B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्योंकि ये पूरा B का 0.3 है और दोनों में, और B का कुछ पोर्शन A में कॉमन है, उसको माइनस करेंगे तभी तो ये ओनली B का पोर्शन आएगा, ये वाला। ओके, so only B का probability of happening of B is 0.3 minus happening of both A and B 0.15, जो हम लोग ऊपर निकाल ही चुके हैं। so ये आ गया 0.15 which is happening of only B। ठीक है, ये भी 0.15 आ गया। तीसरा क्या निकालना है, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट अकर, यानी कि A यूनियन B, दोनों में कुछ तो हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ B, मतलब ये प्लस ये, अब ये वाला जब हमने प्लस किया तो ये वाला इंटरसेक्शन 2 बार ऐड हो गया, इसमें भी हो गया इसमें भी हो गया, इसलिए एक बार उसको माइनस कर देंगे जो कॉमन वाला है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A में ये पूरा आ गया, B में भी ये वापस पूरा आ गया, तो 2 बार ये फिगर आ गई ना पूरी वाली, तो इसको एक बार हटा देंगे क्योंकि ये कॉमन पार्ट है, 2 बार आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A, दोनों में कोई तो हो एटलीस्ट वन,
और ए हो या बी हो, ठीक है, तो और हो गया तो इसलिए हम लोग प्लस का साइन यूज कर रहे हैं। ये फॉर्मूला भी होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, मतलब याद भी कर सकते हो। और ये क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी कॉमन पार्ट 2 बार आता है इसलिए इसको माइनस करते हैं, तो इसको आप समझ भी सकते हो, याद भी कर सकते हो फॉर्मूला। 0.5 हैपनिंग ऑफ बी, 0.3 माइनस कॉमन पार्ट जो हमने निकाला था ए इंटरसेक्शन बी का सबसे पहले ही 0.15। सो 0.8 माइनस 0.15 ये आ जाएगा 0.65। सो आंसर्स क्या हो गए आपके 0.15, 0.15 और 0.65, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। ओके पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया ही ऑलरेडी, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रॉम देयर यू कैन एक्सेस आवर पीडीएफ, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bank finds that 10% of its personal loan applications are rejected due to incomplete documentation. If 5 applications are chosen at random, what is the probability that exactly 2 will be rejected? तो बैंक ने क्या देखा कि 10% तो हमेशा ही रिजेक्ट हो जाती है, तो अगर 5 चूज करी है रैंडमली, सैंपल जो चूज किया है, तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि 2 रिजेक्ट होंगी। हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम। सो देखिए जरूरी नहीं है क्वेश्चन में लिखा ही हो क्या यूज करना है, आपको समझ में आना चाहिए। सो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। एक्स क्या है, जो आप चाहते हो जाए, जहां पर आपको निकालनी है किस चीज की प्रोबेबिलिटी कि 2 रिजेक्ट हो, तो एक्स में 2 पुट करोगे। और किस चीज के आप निकालना चाहते हो कि 2 रिजेक्ट होने के आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, तो उसमें आप देख रहे हो 10% चांसेस है कि होंगे, तो सक्सेस का मतलब सक्सेस में यहाँ पे रिजेक्शन से सक्सेस ही है, क्योंकि जो चीज आप निकाल रहे हो रिजेक्शन का निकाल रहे हो। 10% यानी कि 0.1, तो आपका पी में आप क्या पुट कर दोगे 0.1, और क्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी, जो नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट है, यानी कि पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजेक्शन को, और क्यू किसको करेगा कि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, तो 1 माइनस पी यानी 0.9। ओके सो एन सी एक्स और नंबर आपने कितने सेलेक्ट करें, सैंपल क्या है आपका 5, तो एन आपका 5 है। सो एन सी एक्स, एन में 5 सी, आप क्या किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि 2 रिजेक्ट हो, एक्स आपका 2 है। सो अब जो चीज आप निकाल रहे हो रिजेक्शन, तो उसी के कितना चांसेस है 10%, तो पी आपका 0.1 यानी 10% 0.1, एक्स 2 और क्यू 1 माइनस पी होता है यानी 0.9 की पावर n माइनस एक्स यानी पावर 5 माइनस 2। पहले 5c2 निकालिए विच इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यही होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r इंटू 0.1 का होल स्क्वायर इंटू 0.9 का क्यूब हो गया, 5 माइनस 2 यानी 0.1 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए इंटू 0.9 का क्यूब निकाल लीजिए। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ऐसा छोड़ सकते हैं, 3 2 1 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, और ये आपका 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 ही होता है, सो 2 को 2 से इधर काट सकते हैं, तो ये आपका 10 आ गया। तो 10 इंटू 0.1 स्क्वायर इंटू 0.9 का क्यूब, ये आपका आ जाएगा 0.00729 which will give you 0.0729। सो आंसर क्या हो गया 0.0729, 7.29%, 7.29 क्या प्रोबेबिलिटी है 7.2%, 0.0729 प्रोबेबिलिटी है कि अगर हमने 5 एप्लीकेशन करी चूज तो उसमें 2 एग्जैक्टली विल बी रिजेक्टेड। सो दिस इज बेस्ड ऑन अवर बाइनोमियल थ्योरम। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। A factory produces light bulbs. A quality control manager wants to estimate average lifespan of all the bulbs which are produced. They take a random sample of 100 bulbs and find the average lifespan is 1500 hours. From previous studies, it is known the population standard deviation is 50 hours. Calculate with 95% confidence interval for true mean lifespan of all the light bulbs.
तो देखिए इसमें आपको निकाल भी सकते हो आप खुद से, जो मैंने क्लास में सिखाया हुआ भी है। अदरवाइज इन 3 कॉन्फिडेंस इंटरवल का जेड स्कोर आपको पता होना चाहिए, क्रिटिकल वैल्यू स्कोर। 90% का 1.645, 95% का 1.96 और 99% का 2.576 मेनली इन 3 इंटरवल्स का दिया रहता है। इसमें हमें 95% का दिया है, हम लोग डायरेक्टली 1.96 पुट कर सकते हैं। ओके, सो कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार जो मीन है प्लस माइनस जेड स्कोर इनटू आपका क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये आपका स्टैंडर्ड एरर होता था ना, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन। इसको जेड से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका कहलाता है मार्जिन ऑफ एरर। ये पूरा कहलाता है मार्जिन ऑफ एरर। ओके, सो एक्स मीन, एक्स बार मतलब मीन क्या है, इफ यू टेक अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स यू फाउंड दैट द एवरेज लाइफ स्पैन है 1500 आवर, यानी मीन क्या है 1500 आवर। अब इसमें कितना प्लस माइनस हमारा मार्जिन ऑफ एरर रहेगा, विच वी हैव टू कैलकुलेट विद 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, तो पहले हम लोग मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट कर लेते हैं, जेड इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, यानी जेड इंटू स्टैंडर्ड एरर जो होता था। सो इसकी वैल्यू भी फॉर 95% कॉन्फिडेंस की हमारा z आता है 1.96, तो वो हम लोग डायरेक्टली पुट कर देते हैं। मार्जिन ऑफ एरर फाइंड आउट कर रहे हैं विच इज z इज इक्वल टू 1.96 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया है, नोन द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 50 आवर्स, सो 50 और सैंपल हमने कितना चूज किया है, वी हैव चूजन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब, सो n आपका 100 है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 विल बी 10, सो मार्जिन ऑफ एरर हो गया 1.96 इंटू 5 यानी कि 9.8, ये हो गया। तो अब ये आपका निकालते हो जो आप कि भाई कितने के कितना आप प्लस माइनस मार्जिन और एरर, तो आपका पॉपुलेशन का मीन तो आया था कि भाई ये 1500 घंटा चल सकता है, अब उसमें मार्जिन और एरर 9.8 है, तो मतलब 1500 प्लस 9.8 से लेकर इसकी लाइफ 1500 माइनस 9.8 आवर्स के बीच में होगी बल्ब की। सो प्लस 9.8 यानी कि 1509.8 आवर से लेकर 1490.2 इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएट करेगी उसकी जो लाइफ है बल्ब की। ओके, जो पॉपुलेशन का मीन दिया था कि भाई एवरेज लाइफ बल्ब की 1500 घंटे होगी, बट इसमें कुछ मार्जिन ऑफ एरर रहेगा, तो फॉर 95% कॉन्फिडेंस के लिए हमने निकाल लिया मार्जिन ऑफ एरर हमारा आ गया 9.8, तो प्लस 9.8 और माइनस 9.8 करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, अवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1490.2 जो आया था से लेकर 1509.8। ओके, तो देखिए एक्सप्लेनेशन मैंने हर एक क्वेश्चन का ऐड कर रखा है। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। अगर आपको पसंद आया हो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।